कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है, क्या ये सरकार 5 साल तक कंटिन्यू करेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को जो बातें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उसमें बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो समझौता हुआ है वो समझौता 6 सीटों पर विधानसभा का और इसके साथ साथ एक राज्यसभा और एक विधान परिषद की सीट पर समझौता हुआ है क्या, और राज्यसभा की सीटों को लेकर के जो 5 सीटें खाली हो रही हैं उसमें से गिफ्ट मिलने जा रहा है एनडीए गठबंधन को 2 सीटों का। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और ले करके हाजिर हैं स्पेशल स्टोरी। ये स्पेशल स्टोरी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस स्पेशल स्टोरी में एनडीए जो गठबंधन है, जो पूरी तरह से कंफर्टेबल मेजोरिटी में सरकार चला रहा है, बात बिहार की करें तो, और इस सरकार चलाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मंत्रिमंडल का बंटवारा हो गया है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अच्छा प्रदर्शन भी किया है इस बार एनडीए गठबंधन ने। लेकिन जो सवाल हम खड़े करने जा रहे हैं ये काफी गंभीर हैं, और गंभीर सवाल इसलिए हो गए हैं कि इस बार एनडीए गठबंधन सब कुछ एकजुट होकर के कर तो लिया है, 202 सीटें भी ला दिया है, विपक्ष को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, लेकिन युद्ध के बाद जो शांति है वो काफी कुछ डरा रही है। इसमें खास करके जब आने वाले 3-4 महीनों में इस देश और बिहार की राजनीति में बहुत कुछ तेजी से बदलने वाला है, तो उस बदलाव के साथ क्या एनडीए गठबंधन उस बदलाव को एक्सेप्ट करेगा या फिर उसके चलते एनडीए गठबंधन में विद्रोह होगा। यह सवाल सबसे बड़ा है, और इस सवाल का जवाब खोजने से पहले 4 महीना पहले, 5 महीना पहले आप जिस तरह से देख रहे होंगे कि खरमास की चर्चा शुरू हो गई है, अप्रैल की चर्चा शुरू हो गई है, और उससे पहले एनडीए गठबंधन में जो भीतर ही भीतर उमस पैदा हुई है उसको लेकर के हो रही है। अब इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली से लेकर के पटना तक और पटना से लेकर के पूरे देश भर की मीडिया कहीं ना कहीं अब इस बात को लेकर के मंथन करने लगी है कि क्या सब कुछ ठीक ठाक है, क्या ये सरकार 5 साल तक कंटिन्यू करेगी। हालांकि ये गारंटी तो कोई नहीं दे सकता है, जो सत्ता में है वो भी नहीं दे सकते हैं, खुद नीतीश कुमार इस बात की गारंटी नहीं दे सकते हैं, और न ही भाजपा इस बात की गारंटी दे सकती है कि वो 5 साल तक नीतीश कुमार को अपने साथ रोक करके रख लेगी। एनडीए गठबंधन का स्वरूप यही होगा, और आने वाले 2029 के चुनाव तक कम से कम ये एनडीए गठबंधन यथास्थिति चुनाव लड़ेगा। इसके पीछे कई कारण हैं, समझौते और कई स्टेप पीछे हटने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को जो बातें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उसमें बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। इस बार केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, रिश्ते हैं, उसको तो नीतीश कुमार भजा करके बिहार में विकास की धारा बहाना चाहते हैं, अपनी बातों को करना चाहते हैं, लेकिन इस बार नीतीश नहीं, कोई और इस एनडीए गठबंधन में भंडोल करने के लिए तैयार हो गया है, बाध्य हो गया है, विवश हो गया है, या फिर मन बना लिया है। जीतन राम मांझी का बयान आपने सुना होगा और उस पर रिएक्शन आपने सुना होगा उपेंद्र कुशवाहा का। ये दोनों केंद्रीय, कहा जाए तो केंद्र की राजनीति में है, और एक राज्यसभा से है, एक लोकसभा से है, एक जीत करके आए हैं, एक मनोनीत हुए हैं। 5 साल तक के लिए पूरी तरह से सेट कर गए हैं जीतन राम मांझी। अब उनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, मंत्री भले ही वो अगर विशेष कुछ करें या एनडीए का साथ छोड़े तो नहीं रहेंगे, लेकिन सांसद रहने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। 5 साल तक के लिए वो सांसद है, 2029 तक वो पूरी तरह से निर्बाध गति से अपने संसदीय जीवन का निर्वहन करेंगे और संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा होंगे। उन्हें गया जी की जनता ने चुन करके भेजा है। अब जो मेन सवाल है वो उपेंद्र कुशवाहा पर आकर के टिक जा रहा है, और उपेंद्र कुशवाहा की राज्यसभा की सदस्यता जो है वो समाप्त हो रही है अप्रैल में। जब अप्रैल में उनकी सदस्यता समाप्त होगी, उससे पहले जब उनको राज्यसभा भेजा जा रहा था तभी हमने कहा था। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा को भेजा तो भाजपा ने था, तो क्या भाजपा उनको दोबारा भेजेगी? अगर भाजपा भेजेगी तो इसका कमिटमेंट तो वो कर चुकी होगी। आपको याद होगा कि 2025 के चुनाव के समय में जब सीटों के समझौते को लेकर के आपस में खींचतान चल रही थी, तो उपेंद्र कुशवाहा चार्टर विमान से दिल्ली गए थे और
दिन भर में ही लौट करके 2-4 घंटे में भी लौट करके चले आए थे। आने का नतीजा एक तो पता चल गया कि उनको एक एमएलसी की सीट मिल गई है। ये एमएलसी की सीट और एक उनके पास राज्यसभा की सीट है जो अप्रैल में समाप्त हो रही है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो समझौता हुआ है वो समझौता 6 सीटों पर विधानसभा का और इसके साथ साथ एक राज्यसभा और एक विधान परिषद की सीट पर समझौता हुआ है क्या? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो फिर जीतन राम मांझी में क्या कमी थी कि जीतन राम मांझी को सिर्फ एक एमएलसी मिला है, राज्यसभा उनको क्यों नहीं मिलेगा? मिलना तो उनको भी चाहिए। अगर आप उपेंद्र कुशवाहा को देते हैं तो जीतन राम मांझी मानेंगे नहीं और उन्होंने पैंतरा शुरू कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजेगी और उनके पुत्र जो मंत्री बने हैं वो तो ऑलरेडी एमएलसी बनेंगे ही बनेंगे। हालांकि इससे पहले उनकी पार्टी के भीतर भी बड़ा विद्रोह है। उपेंद्र कुशवाहा ने जीतन राम मांझी के बयान पर जिस तरह से रिएक्ट किया है और राज्यसभा की सीटों को लेकर के जो 5 सीटें खाली हो रही हैं उसमें से गिफ्ट मिलने जा रहा है एनडीए गठबंधन को 2 सीटों का, क्योंकि इससे पहले ये 5 जो सीटें थी खाली होने वाली जो है, जो अप्रैल में खाली होंगी, उन सीटों में से 2 सीट राजद के पास थी। एक तो प्रेम गुप्ता के पास और दूसरा एडी सिंह के पास। एडी सिंह बाय हुक एंड क्रूक, किसी भी तरह से एडी सिंह का यह मानना है कि वो पूरी तरह से तैयारी करके और कहीं ना कहीं एक बार फिर से राज्यसभा जाने की तैयारी करेंगे। लेकिन जब वो राज्यसभा जाने की तैयारी करेंगे, राज्यसभा जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में उनके पास उतनी संख्या नहीं है। जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें से 41 की संख्या कम से कम होनी चाहिए और 41 सदस्य होंगे तभी जाकर के एक राज्यसभा का सीट आपके पास हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को समझाएंगे तो उसका गणित आपको समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि भाजपा क्या फैसला करती है ये तो बाद में हम बताते हैं, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि जो फैसला नीतीश कुमार की तरफ से आना है वो कंफर्म है कि नीतीश कुमार अपने 2 लोगों को एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे। हालांकि परंपरा रही है कि नीतीश कुमार भी कुछ उलट पुलट करते रहते हैं, लेकिन जो परिस्थिति बनी है उसमें हरिवंश नारायण सिंह का जाना तो लगभग तय है, क्योंकि हरिवंश नारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच की एक ऐसी एक्सिस है जो लगातार कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कड़ी का काम करते रहे हैं। दूसरी सीट जो है रामनाथ ठाकुर के पास, उसे भी हटाने का कोई गुंजाइश नजर दूर दूर तक नहीं आता है, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी है वो साफ इशारा कर रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज को और जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला उसके बाद हरिवंश और रामनाथ ठाकुर का जाना लगभग तय माना जा रहा है। अब इसमें कुछ परिवर्तन होगा तो उसमें वो नीतीश कुमार का निजी मामला है और उनको कोई रोक भी नहीं सकेगा, इसलिए कि उनको चाहिए 82 सीटें और उनके पास ऑलरेडी 85 सीटें हैं। 3 सीट तो वो किसी को गिफ्ट देने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका कोई भी समीकरण किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हो रहा है। प्रभावित कहां हो रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को बचाने के लिए और आगे अपनी राजनीति को और बेहतर सामंजस्य के साथ चलाने के लिए बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव में यह बताने के लिए कि एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी बहुत फ्लेक्सिबल है, यह दिखाने के लिए उसे अपनी सीटों की कुर्बानी देनी पड़ सकती है। लेकिन क्यों देगी? एक तो नितिन नवीन को पटना से उठा करके सीधे दिल्ली पहुंचा दिया गया है और पार्टी के सबसे बड़े नेता के रूप में उनको स्थापित कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में नितिन नवीन के लिए एक सीट तो सुरक्षित रखना होगा। नितिन नवीन को राज्यसभा भेजा जा सकता है और लंबे समय से जो राज्यसभा में कायस्थों का सीट है वो खाली चल रहा था, ये तो आपको भी पता है। आरके सिन्हा इससे पहले हुआ करते थे, उनकी सीट खाली होने के बाद किसी और को दे दी गई। एक सीट ऑलरेडी रविशंकर प्रसाद जो कि एमएलसी बनकर के जाते थे बिहार से, एमएलसी बिहार के कायस्थ समाज से आते थे, वो भी थे। कायस्थ समाज को 2-2 सीटें राज्यसभा में प्राप्त थी, एक भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं रविशंकर प्रसाद जब लोकसभा लड़ने लगे तो एक सीट खाली हो गई, यानी 2 कायस्थों की सीट खाली है और एक कायस्थ तो ऑलरेडी उसके उत्तराधिकारी बन चुके हैं। तो नितिन नवीन के लिए एक सीट तो क्लियर लग रहा है कि वो होगी। दूसरी सीट हो सकता है कि नितिन नवीन खाली करेंगे, कायस्थ समाज से आते हैं
तो पटना साहिब में किसी कायस्थ को दिया जा सकता है, उसमें भी हम चर्चा अलग से करेंगे आपको। कई उम्मीदवार, कई दावेदार और भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में कायस्थों के वोट को एनडीए गठबंधन में बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यहां तक उनके घर पर कालिक भी पोता जा रहा था। रणवीर नंदन की मैं बात कर रहा हूं। सभी लोगों को जब खदेड़ा जा रहा था तो रणवीर नंदन ने जाकर के कायस्थ समाज के सामने यह शर्त रखी थी कि भाजपा उनको बहुत कुछ देगी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, साथ दीजिए और भाजपा बहुत कुछ देगी। सबसे पहले तो गिफ्ट के रूप में आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष ही मिलने जा रहा है। कार्यकारी अध्यक्ष तो बन ही गए, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बारी है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि किसको ये सीट मिलती है। लेकिन राज्यसभा की जब बात आती है तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को भेजा गया था, एक बार फिर से भेजा जाएगा। हालांकि रिचार्ज करने का अब तक का जो रिकॉर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा है। न वो विधान परिषद में रिचार्ज करती है और न राज्यसभा में रिचार्ज करती है किसी अन्य लोगों को। इस बार उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी का कारण भी यही है। तो 2 सीटें जो कोटे में जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, उसमें से 2 सीटों में 2 लोगों को जरूरी है कि वो समीकरण को बैठा करके रखे। थोड़ा सा समीकरण पीछे जाए आप, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले अति पिछड़ों की जरूरत थी, तो उसने धाए धाए करके अति पिछड़ों को के 2 लोगों को राज्यसभा भेजा था, जिसमें आपको पता होगा कि राज्यसभा भेजने के समय में उसने भीम सिंह को और धर्मशिला गुप्ता को, इन 2 लोगों को भेजा था राज्यसभा। अब ऐसी स्थिति में एक महिला और एक जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं भीम सिंह, दोनों को, एक महिला एक पुरुष को भेज करके उसने अपने अति पिछड़ा समाज के प्रति जो उसका सोच है उसको कहीं सामने रखा था। दूसरी बार जब मौका मिला तो एक गिफ्ट कर दिया उपेंद्र कुशवाहा को, दूसरा सवर्ण समाज से आने वाले मनन मिश्रा को भेजा था। तो यहां पिछड़ा और जो सवर्ण का है वो समीकरण तैयार था। लेकिन इस बार इस समीकरण को और ज्यादा मजबूत करनी होगी, क्योंकि सवर्ण समाज ने झोली भर भर करके वोट दिया है। तो दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा वहां पेंच फंसा करके बैठे हुए हैं। यहीं आकर के सारा मामला अटक जाता है और 5वीं सीट जो है वो सबसे ज्यादा पेचीदा हो गई है। उस आंकड़े को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एनडीए गठबंधन के पास 202 सीटें हैं और 41 सीटें विपक्ष के पास है। यानी विपक्ष के पास एक जो विधानसभा, माफ कीजिएगा, राज्यसभा की सीट है, उसका वैलिड कारण बनता है कि वो पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट रहे। तो एक व्यक्ति को तो राज्यसभा भेजा जा सकता है। मैंने एडी सिंह की बात की, बाय हुक एंड क्रूक किसी भी तरह से वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। तो इसमें 25 सीटें जो राजद की हैं वो है, इसमें 5 सीट एआईएमआईएम की है वो है, और इसके अलावे 3 सीट जो है लेफ्ट की है, 6 सीट जो है कांग्रेस की है, 1 सीट बीएसपी की है और 1 सीट आईआईपी की है। ये सब मिलाकर के 41 सीटें होती है और 41 सीटों में से एक जो है वो राज्यसभा जा सकता है। तो क्या ये सभी को एकजुट किया जाएगा, एडी सिंह इन सबको एकजुट कर लेंगे, या फिर इसमें नए समीकरण गढ़े जाएंगे? निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा चंक है जिसमें एक एक सीट, 2-2 सीट को जोड़ करके लाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो उसी की लड़ाई जो है यहां चल रही है दूसरे खेमे में। भारतीय जनता पार्टी पर दबाव एक तरफ जहां पहले से उपेंद्र कुशवाहा का बनता है, वहीं एक दबाव जब 40 सीट मांग रहे थे चिराग पासवान कि हमें 40 सीटें चाहिए विधानसभा की और उन्हें 29 सीटों पर मनाया गया, तो क्या उनके साथ एक राज्यसभा की सीट का समझौता किया गया था? अगर उनके साथ किया गया था तो क्या राज्यसभा की सीट का समझौता उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी भाजपा ने किया था? इन दोनों में कंट्राडिक्शन तो हो ही रहा है। इस बीच में जीतन राम मांझी का कहना है कि हम भी 30 सीट पर लड़ना चाहते थे, हमको नहीं मिला, आज मिला होता तो हम सभी सीट जीत करके आए। एगो सीट तो हम 6 में से छूट गया, वो भी नहीं छूटता, उसके लिए भी उन्होंने क्या क्या कहा सबको पता है। अब उन्होंने साफ कर दिया है कि हमारा भी हक बनता है कि हम राज्यसभा की एक सीट प्राप्त करें, क्योंकि विधानसभा में हमें कम सीटें मिली थी। अब इन सभी परिस्थितियों में आंकड़ों को यदि देखें तो 89 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी के पास 2 वैलिड जो है वो राज्यसभा की सीटें बन रही हैं। तो क्या वो अपने भेजेगी या किसी और को भेजेगी? चलिए उसमें से 89 में से 82 सीटें जो है घटा देते हैं, तो 7 सीट एक्स्ट्रा निश्चित रूप से बीजेपी के पास है।
क्या बीजेपी एक सीट को किसको ट्रांसफर करेगी, ये बात बताएंगे। 85 सीटें नीतीश कुमार के पास है, इसमें से 82 घटाते हैं तो 3 सीटें बचती है। ये सब मिल करके 174 में से 164 सीटें जो है वो हट जाती हैं, यानी कि 9 सीटें जो हैं वो बच जाती हैं बाकी के लिए। इन 9 जो विधायक हैं, माफ कीजिएगा 10 विधायक बचे हुए हैं। अब इसमें 31 और जोड़ दिया जाएगा, तब जाकर के पूरा होगा एक 5वें जो राज्यसभा के मेंबर होंगे उनके लिए। इस आंकड़े को यदि समझना चाहें तो इसमें से 19 आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, चिराग पासवान के हैं, यानी 19 और 10 29 हो गए। अब यहां आपको घट रहे हैं 12। ये 12 कहां से आएंगे? इन 12 का जुगाड़ हो जाएगा तो निश्चित रूप से एक और सीट आ जाएगा। 5 सीट इसमें सीधे सीधे नजर आपको आ रहा होगा कि 5 सीटें जीतन राम मांझी के पास है, तो इन 5 को जोड़ देते हैं 34 हो जाता है। अब यहां 7 सीटों की जरूरत है। इस 7 सीटों में से 4 सीट तो ऑलरेडी नजर आ रहा है, बाकी 3 सीट कहां से आएगा, इसी का जुगाड़ चल रहा है। और इस जुगाड़ में कहीं ना कहीं अब तक पूरा मामला फंसा हुआ है। ऐसे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर जीतन राम मांझी भंडोल कर देते हैं खेल और ये कहते हैं कि वो दूसरे खेमे में जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में न तो ये सीट चिराग पासवान को जाएगी, न ये सीट उपेंद्र कुशवाहा को जाएगी, न ये सीट जीतन राम मांझी को जाएगी। और भाजपा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि राज्यसभा में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, आने वाले भविष्य को सिक्योर करने के लिए कभी भी नहीं चाहेगी कि अपनी सीटों में से अब किसी के साथ कोई बंटवारा करे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इन 3 सीटों का जो जुगाड़ हम बता रहे हैं आपको, ये 3 सीटें सीधे तौर पे आरएलएम में अभी भी खरबंडल कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि गुस्सा उपेंद्र कुशवाहा का और डिमांड जीतन राम मांझी का क्या गुल खिलाता है। नीतीश कुमार पूरे एपिसोड से बिल्कुल शांत है, क्योंकि उनके हाथ में ट्रम्प कार्ड है। वो चाहे तो अपना तो सिक्योर कर ही सकते हैं, अपनी स्थिति तो स्पष्ट उन्होंने कर ही ली है। आगे नीतीश कुमार क्या करेंगे, नीतीश कुमार से ज्यादा इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं चिराग मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। यह राज्यसभा की सीटें बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही हैं। यहीं पर आकर के बिहार में एक राजनीतिक बड़ा जो कहा जा रहा है कि उथल पुथल होने की संभावना प्रबल नजर आ रही है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। स्पेशल स्टोरी में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर लगातार जारी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।